नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि है जैव अणु। तो जैव अणु चैप्टर से दोस्तों आज के इस वीडियो में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद आपको किस प्रकार से इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, उनका भी आपको आंसर के साथ जो है सोल्यूशन सारा कुछ मिलने वाला। ठीक है, तो यार आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो को बताइए कैसा है कमेंट के माध्यम से। अब आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी यहां पर मैं आपको दोस्तों चैप्टर वाइज कराने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे हमारे दोस्त कह रहे थे कि भैया हमारी फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से तैयारी नहीं है, तो ऐसे कमेंट आते। तो मैंने सोचा कि आपको अब चैप्टर वाइज तैयारी कराई जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक एक चैप्टर का लॉन्ग वीडियो आपको बना के दूंगा। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और थ्योरिकल क्वेश्चन, और जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल होंगे तो न्यूमेरिकल भी साथ में आपको कराऊंगा। तो ऐसे आप लोग मतलब तैयारी करेंगे तो आपको एक एक वीडियो के माध्यम से एक चैप्टर की तैयारी आपकी होती जाएगी। ठीक है, और आप लोग बताइएगा ये तरीका कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल बनाए तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर है आपका कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता। देखिए यार 10 क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर से, और 10 के अंदर ही आपका आने वाला है। ये भी 100% आप कंफर्म मान लीजिए कि इस चैप्टर से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में इसी में लिए हैं। तो आपको इस चैप्टर से दोबारा कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता। ठीक है, यहाँ पर है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड यहाँ पर है ग्लूकोज। तो इसमें से देखिए क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है ना। अब इसमें से कौन सा है जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, वो है दोस्तों हमारा सेल्यूलोज, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टार्च है, ये तो आप लोग आलू जानते होंगे, आलू वगैरह में इनमें पाया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज तो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पाचन तंत्र में पच जाते हैं, लेकिन जो सेल्यूलोज होता है ये नहीं पचता। तो अर्थात हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो शरीर हमारी बॉडी में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में, मतलब आरक्षित एक प्रकार से वहां पर स्टोर रहता है। तो ये ऐसा कौन सा है कार्बोहाइड्रेट जो आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है ना। तो यहाँ पर है पहला आपका सुक्रोज, इसके बाद है स्टार्च, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, और चौथा है फ्रक्टोज, है ना। तो इसका हमारा आरक्षित ग्लूकोज के रूप में जो कार्य करता है वो हमारा हो जाता है ग्लाइकोजन। तो आपके सामने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोजन, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक बारीकी से समझना है। सारे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर तैयारी करिएगा, क्योंकि यार देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं 95+ दिलाऊंगा हर एक सब्जेक्ट में। आपको टेंशन नहीं लेना कि भैया आप फिजिक्स केमिस्ट्री बस पढ़ा रहे हैं, बाकी अदर हमारे बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो यार उनकी तैयारी आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हम लोग अभी दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, तो मात्र 2 महीने में हिंदी इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यही 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट को रेगुलर आपके सामने ला रहा हूँ। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, सारे सब्जेक्ट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेल्यूलोज है एक। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रकार यहाँ पर हैं, जैसे पहला है मोनोसेकेराइड, अगला है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इन सभी को मैं अभी आपको बताऊंगा इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, ये जो सेल्यूलोज ना, जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पॉलीसेकेराइड कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। तो सेल्यूलोज क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है, और ये मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, ये पशुओं के पाचन तंत्र में पचता है सेल्यूलोज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है विटामिन B1। कौन सा विटामिन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1। आप लोग इसका नाम सुने होंगे।
तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है? पहला है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है रिबोफ्लेविन, नेक्स्ट है थायमिन, अगला है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो देखिए जो आपका विटामिन B1 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये देखिए तीसरा विकल्प है थायमिन, तो आपका विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि विटामिन ए की कमी से, क्योंकि इस चैप्टर में यार ज़्यादातर थ्योरी है तो इसलिए आपको तैयार करना है, बाकी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इतना ही हमें पढ़ना है, इससे आपका बाहर नहीं आएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन कॉपी में लिखना है आपको ये भी पूरा तरीका आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरी खासियत है मैं आपको इस प्रकार से डाउट को क्लियर करता हूँ कि आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बड़े से बड़े चैनल को देख लीजिएगा, आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको A to Z पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? पहला है स्कर्वी, दूसरा है बेरी, तीसरा रतौंधी और चौथा है अरक्तता। तो देखिए जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है उसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ पर रतौंधी आपका इसमें बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आपके ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए 6वां क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब इन्हीं से विटामिन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अभी हमने देखा विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो कि हमारा थायमिन था, यहाँ पर आपके सामने था। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, राइबोफ्लेविन या कैल्सीफेरॉल या एल एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन तीसरा है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी का हमारा रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एस्कॉर्बिक अम्ल है, अभी तक मैंने आपको बताया एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल आखिरकार क्या होता है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन है? तो देखिए जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है प्यारे दोस्तों ये हमारा विटामिन होता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर क्या देखा, हम इसमें पढ़ रहे थे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम। अब इसके आंसर विटामिन के आंसर में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया गया है स्कॉर्बिक अम्ल। तो स्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन ये सभी विकल्प हैं विटामिन के, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, विटामिन ही तो है। तो इसलिए आपका जो स्कॉर्बिक अम्ल है ये हो जाएगा विटामिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? अब देखिए डीएनए में आपके कुछ क्षारक बेस पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जैसे थाइमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया, गावानिन हो गया, ऐसे ये बेस क्षार पाए जाते हैं। अब इसमें से आपका जो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं उपस्थित होगा या नहीं पाया जाएगा, कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? यूरेसिल। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर आपका 9th नंबर क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा डाइसैकेराइड है। तो दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा होती है? आप लोग देखिए दूध को जानते हैं, आप सभी हम लोग खाते हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है, एक अलग तरीके का मिठास होता है, ठीक है, और वो किसके कारण होता है? तो वो आपका यहाँ पर वही आंसर आपको देना है। तो दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो वो हमारा जो दुग्ध में उपस्थित शर्करा होती है वो लैक्टोज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम होते हैं तेल, वसा, अम्ल या प्रोटीन या खनिज, है ना। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3रा विकल्प राइट आपका। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं और इनकी तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके थ्योरिकल क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको पहले समझिए और हर बार ध्यान दीजिएगा यार, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। पहले जो आपका ये जैव चैप्टर है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए कह क्या रहा है। क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना लिखिए तथा इसमें CHO या COOH एवं
यहाँ पर देखिए CHO भी हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना CHO, और ये क्या होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। तो इनकी मतलब CHO एवं 5 OH यानी कि इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसमें हमें बताना है ग्लूकोज की संरचना बना के कि इसमें CHO एवं 5 OH समूह की उपस्थिति होती है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। अब आपको देखिए मैं बता दूं कि जो ग्लूकोज का सूत्र होता है ये हमारा होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब दोस्तों इस फार्मूले के अनुसार चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी संरचना भी बना के दिखा देता हूँ। देखिए हमारे सामने ग्लूकोज की ये रही संरचना। अब इस संरचना में आप देखिए कार्बन परमाणु यहाँ पर कितने हैं ग्लूकोज फार्मूले में देखें तो 6, ठीक है 6 हैं। अब इसमें देखिए आप लोग गिनती करिए 1 2 3 4 5 6। इसको अपने माइंड में इस स्ट्रक्चर को आप लोग मतलब बिल्कुल सेट कर लीजिए। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हाँ अब देखिए हमारे यहाँ पर 6 कार्बन हो गए। इसके बाद क्या है H12 है। तो अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कहाँ पर OH जोड़ा गया है, कहाँ पर H जोड़ा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप गिनती के लिए कहीं पर भी जोड़ दें, इसको मैंने जैसे यहाँ पर जोड़ा है इसी प्रकार से जिस जगह पर OH है और जिस जगह पर H है, जहाँ पर CHO है, वो सारी चीजें इसी प्रकार से जोड़ी जाएंगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर संरचना है ग्लूकोज की। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है CHO, ये समूह हमारा उपस्थित हो गया। इसके बाद यहाँ पर OH है, ये OH है, ये OH है, और यहाँ पर भी मैंने कि आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि 5 OH समूह आपको दर्शाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 OH हो गए। CHO यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर CH2 है। अब H12 है आपका, तो देखिए H12 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 2 8 8 9 10 11 12 H हो गए, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु। ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन है या नहीं। तो 1 2 इसके बाद 3 4 5 और ये 6। तो देखिए इस प्रकार से ये सारे हमारे अणु बराबर हैं और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। अब देखिए ये तो मैंने बना दिया, लेकिन इसमें प्रूफ करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये उपस्थित हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्शन को समझना पड़ेगा। वो रिएक्शन आपके सामने मैं रख दूंगा, अभी देखिए यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही आपको करना है, अपनी कॉपी में करके आना है। ये क्वेश्चन तो यार आना ही आना है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति हमें बताना है किस प्रकार से कि हम लोग यहाँ पर कर पाएं कि ग्लूकोज, हाँ इसमें जो है OH हाइड्रोक्सिल जो आयन है ये पाया जाता है। और कितने, तो 5 हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ये OH 5 है। तो देखिए आप इसमें पहले थोड़ा सा ये थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है कि ग्लूकोज की CH3COCl के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या कराना है आपको, ग्लूकोज की रिएक्शन करा देना है CH3 और COCl से, ठीक है। जब इतना रिएक्शन आप करा देंगे तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि हमारा जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा उससे हम प्रूव कर लेंगे कि हमारा 5 OH समूह इसमें होता है, ठीक है। बस इतना आपको करा देना है। तो चलिए इस रिएक्शन को भैया हम कराते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का यहाँ पर मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग उसको थोड़ा सा संरचना के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाना है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे CHO, ये समूह उपस्थित होता है, आपको पता है, सिंगल बॉन्ड के साथ CHOH का होल ऑफ 4, ठीक है। ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग 4, इसके बाद यहाँ पर इसी में आपका जुड़ा है CH2OH। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो सारे अणु बराबर हैं। यहाँ पर 4 कार्बन ये हो गए, एक 5 और ये 6। तो आप इसको देखेंगे तो ये जो संरचना लिखी है ये ग्लूकोज का फार्मूला ही लिखा गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या किया, लिख दिया। अब इसको कराना है रिएक्शन CH3COCl2 से। तो चलिए इसको कराते हैं। CH3 और क्या है आपको लेना है यहाँ पर COCl, इससे करा देंगे रिएक्शन
सीधा सा, ठीक है। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब यहाँ पर दोस्तों पेंटा मतलब 5 आ रहा है, तो पेंटा एसीटेट का मतलब है हमें 5 की जरूरत है, तो हम इसके सामने क्या करेंगे 5 लगा देंगे, ठीक है। 5 हमने लगाया। अब देखिए क्या बनेगा इसका जो है मतलब जो आपका उत्पाद बन रहा है वो क्या बनेगा, तो CHO ऊपर है आपका, तो वो उसी प्रकार से रहेगा CHO। बाकी यहाँ पर आपका क्या रहा है, तो यहाँ पर आपका आएगा CHOCOH3, ठीक है, COCH3, और इसको आप करेंगे यहाँ पर 4, है ना, 4, और यहाँ पर आपका देखिए क्या बनेगा, तो CH2OCO, और यहाँ पर बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3। तो इसे बोलते हैं क्या, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इसमें एक चीज़ और बचेगी, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पर Cl है ना, और सामने 5 लगा है, तो यहाँ पर 5Cl है, लेकिन यहाँ पर आप इसमें से 5 हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन गया। और ये आपका बन गया क्या, जो यहाँ पर CHO और ये वाला CHOCOCH3 का होला 4 CH2OCOCH3, ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इतना रिएक्शन करने के बाद ये प्रूफ होगा हमारा कि यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल समूह इसमें उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना देखिए ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, संरचना तो बना ही देना, ये स्ट्रक्चर आपका जब आएगा, और ये रिएक्शन भी आपको इतना कराना है, तो इस रिएक्शन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इतना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और इसमें बतानी होती है, वो होता है कि ग्लूकोज में आपको प्रूव करना है कि इसमें COOH समूह या इसी में आ सकता है यहाँ पर क्या CHO समूह, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये समूह उपस्थिति इसकी हमें बतानी है कि इसमें ये भी पाया जाता है या नहीं। तो ये पाया जाता है, एक ग्रुप तो होता है, लेकिन कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको जब ये प्रूव करने के लिए लिखना है कि ग्लूकोज फेलिन विलयन एवं टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, मतलब ग्लूकोज अगर टॉलिन अभिकर्मक या फेलिन विलयन को क्या करता है, अपचयित करता है, तो यही हम प्रूव कर सकते हैं कि इसमें जो है CHO ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। चलिए फिर से उसी ग्लूकोज के फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं और फिर कराते हैं हम लोग यहाँ पर इसको फेलिन विलयन से रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे CHO, फिर इसके बाद यहाँ पर CHOH का होल ऑफ 4, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका CH2OH। ये वाला ग्लूकोज का फार्मूला हमें इस प्रकार से लिख के लेना है जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि फेलिन विलयन, तो फेलिन विलयन यानी कि आपको टॉलिन अभिकर्मक या फेलिन विलयन को अपचयित करना है, तो यहाँ पर लेंगे फेलिन विलयन यानी कि C2CuO, ये हम लोग ले लिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसका कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा COOH, और फिर यहाँ पर CHOH का होल ऑफ क्या था 4 है, 4। इसके बाद यहाँ पर ए सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा CH2OH, ये बना। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो टॉलिन अभिकर्मक के साथ ही जो है अपचयित होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका Cu2O, और इसे बोलेंगे रेड PPT यानी कि लाल अवक्षेप के रूप में ये बन जाता, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर रेड PPT यहाँ पर लिख दीजिए। तो इतना देखिए ये तो आपका अलग हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि इसमें CHO ग्रुप है और COOH ग्रुप है। तो देखिए जब हमने ये किया तो हमारे यहाँ पर COOH ग्रुप भी उपस्थित हो गया, और अगर इसी रिएक्शन को आप लोग उल्टा कर देंगे तो हमें इधर जो मिलेगा ये हमारा हो जाएगा CHO ग्रुप, यानी कि दोनों उपस्थित हैं, बस यहाँ पर आप लोग टॉलिन अभिकर्मक एक तरफ आपका फेलिन विलयन, तो यही दोनों में फर्क है। आप इस रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। यानी कि आप या तो इसे रिएक्टेंट मानेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपका ये CHO समूह उपस्थित है, अगर आप इसे रिएक्टेंट मानकर इसको प्रोडक्ट मान रहे हैं तो यहाँ पर ये COOH ग्रुप हमारा उपस्थित हो गया, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन उल्टा सीधा करने पर आपका बराबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, अब इसमें आपका आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमने आपको बताया था मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो बताना है कार्बोहाइड्रेटों को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत करिए। तो
तो अब इसमें हमें भैया बताना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहले क्या है उसको समझिए, फिर इसके बाद इसका वर्गीकरण मतलब इसके प्रकारों को हम लोग जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आपका यहाँ पर इसको समझिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उनकी आणविक जटिलता या उनके जल अपघटन पर उत्पन्न पदार्थों पर आधारित होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका जो दोस्तों वर्गीकरण होता है वो किस पर होता है, इनकी आणविक जटिलता या उनके जल अपघटन पर उत्पन्न पदार्थ। मतलब इनका अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो इनमें अलग अलग चीजें बनती हैं। अभी मैं आपको इसका रिएक्शन जब कराऊंगा तो एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। तो इसके आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं या बांट देते हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं कि ये हमारा मोनोसेकेराइड होगा, ये डाइसेकेराइड हो गया, ये ट्राइसेकेराइड हो गया, ये ओलिगोसेकेराइड हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर कितने प्रकार में आप लोग 5 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप लोग कॉपी में लिखेंगे इसी प्रकार से कि कार्बोहाइड्रेट के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला आपका हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका हो गया ओलिगोसेकेराइड, इसके बाद है डाइसेकेराइड, चौथा है ट्राइसेकेराइड, पांचवा है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। अब इनमें से मैं आपको यहाँ पर 3 प्रकार आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कॉपी में जो आपका आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी तो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि आप लोग बताइए मोनोसेकेराइड क्या है, परिभाषा बताइए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं तीनों को, बाकी 2 आप अपने से पढ़ सकते हैं, 3 को मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहां पर आता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड क्या होता है वो देखिए आप लोग, इसमें आपकी यहां पर परिभाषा आपके सामने है कि ये सरल शक्कर होती है। शक्कर आप जानते हैं ना, चीनी है ना, जो हम लोग यूज करते हैं वही। तो ये सरल शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसका जल अपघटन भैया नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद देखिए इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ पर ये आपका मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो बन जाते हैं, आप लोग यार जो मतलब क्वेश्चनों को पढ़ते हैं उससे आप लोग ऐसे एंगल से पढ़िए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए उसको आप आंसर देने में सक्षम हो। और मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें इसी प्रकार से बताता हूँ और वहीं पर देखिए आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो जहां पर जो पॉइंट होता है मैं आपको बता भी देता हूं, तो आपको सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन चाहे जैसा भी घुमा के पूछे टेंशन नहीं लेना। तो अगर यहां पर है मोनोसेकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला इतना ही होगा और ये आपके मोनोसेकेराइड के उदाहरण है और इनका जल अपघटन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, चलिए जानते हैं दूसरा आपका सेकंड हमारा है यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड। तो देखिए ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, अब इसमें देखिए जो शर्कराएं यानी कि जो शक्कर जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के कुछ अणु 2 से 10 अणु देती हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। मतलब अगर देखिए इसका तो आप जल अपघटन नहीं करा सकते, लेकिन जो आपका ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड का अगर आप जल अपघटन कराते हैं तो इसमें मोनोसेकेराइड बनता है। क्या बनता है, यानी कि अगर आप ओलिगोसेकेराइड जो होगी यानी कि जो शर्कराएं इसमें आएंगी उनका आप जल अपघटन कराएंगे तो आपका बनेगा क्या, मोनोसेकेराइड, ऊपर वाला बनेगा। और इसमें कितने अणु होंगे, तो कुछ अणु 2 से 10 अणु जो है ये होती हैं और इन्हें बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए ये शर्कराएं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड आदि प्रकार की भी होती हैं। ठीक है, मतलब ओलिगोसेकेराइड में ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं आपका नंबर 3। तो तीसरा है आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या आता है देखिए, तो ये वे शक्करें हैं जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देती हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो डाइसेकेराइड है इसमें आप अगर जल अपघटन कराते हैं तो इसमें फिर क्या बनता है, इसमें भी आपका मोनोसेकेराइड बनेगा। तो मतलब सारा का सारा पॉइंट यहीं पर आके रुकता है। अब चलिए इसको रिएक्शन थोड़ा सा मैं आपको करा के दिखाता हूँ कि आखिरकार कैसे बनता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, देखिए डाइसेकेराइड की बात करें तो इसका हम लोग यहाँ पर शक्कर लेंगे, शक्कर की बात करी गई है और शक्कर का फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना, तो C12 O22। ठीक है, O22 H22 होता है यहाँ पर O11 इस प्रकार से ना, तो O11 इतना हम लोग लिए, यानी कि C12 H22 O11 और यहाँ पर आपको क्या कराना है, इसमें जल अपघटन यानी कि H2O। और जल अपघटन जब कराएंगे तो इसमें आप लोग यहाँ पर कराएंगे इसका रिएक्शन और यहाँ पर लेंगे आप लोग तनु H2SO4। ठीक है,
H2SO4 यानी कि ये कॉन्सेंट्रेट तनु। अब इसका जब कराएंगे तो यहाँ पर बता रहा है आपका कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु बनते हैं, तो ये टूट जाएगा। जो आपका यहाँ पर क्या था H22O11 है ये, और ये पूरा का पूरा जो शक्कर है ये मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। तो मोनोसेकेराइड में जब टूटता है तो क्या बनता है, एक तो आपका बनेगा C6H12O6, ठीक है, ये बना। और फिर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर प्लस में करके आपका बनेगा फिर से C6H12O6, ठीक है। एक आपका ग्लूकोज है और एक आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। आप एक को मान लीजिए यहाँ पर ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज, और इसे आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। और यही तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही तो आपका मोनोसेकेराइड में बन रहा है, ये देखिए। तो बस ये जो है डाइसेकेराइड टूट जाता है जब जल अपघटन कराते हैं, तो किस में टूटता है, ये आपका मोनोसेकेराइड में टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट यहाँ पर है, जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में विलेय विटामिन होता है BMC, और वसा में विलेय विटामिन होता है आपका ADEK, ये विटामिन के नाम है, ठीक है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के क्या होता है, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं आपके लिए। तो थ्योरी को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी है और इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। जितना बताया हूँ उतना में आपको एक भी छोड़ना नहीं है, चाहे आपका एक भी पॉइंट हो। बिल्कुल वीडियो को आप लोग जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आए सारी चीजें, लेकिन समझना जरूर है जितना मैं आपको बता दिया हूं। चलिए जानते हैं। यहां पर चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर के लिए 2 रासायनिक समीकरण बताइए। देखिए आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि ग्लूकोज और सुक्रोज, देखिए इन दोनों का फार्मूला एक जैसे है ना। अब हम लोग कैसे जानेंगे भैया कि ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, या ये ग्लूकोज है या सुक्रोज है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, कुछ रिएक्शन बतानी पड़ेंगी। मतलब इनका हमें क्या करना है, एक रिएक्शन के माध्यम से हम लोग कराएंगे या रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कराएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये ग्लूकोज है या सुक्रोज है, ठीक है। वही चीज यहां पर बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों में अंतर बताना है। तो हम लोग पहले ग्लूकोज लेंगे और उसको हम जानेंगे कैसे इसका परीक्षण किया जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज में परीक्षण के लिए क्या करना है, ग्लूकोज सांद्र H2SO4 के साथ ठंडे में झुलसता नहीं है, ठंडे में मतलब नहीं झुलसता, मतलब जलता नहीं है, परंतु गर्म करने पर ये काला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर ग्लूकोज लेना है आपको, ग्लूकोज का फार्मूला होता है यहाँ पर C6H12O6 और इसमें H2SO4 मिलाना है, सांद्र है ना। तो यहाँ पर H2SO4, ठीक है। और इसको भैया कराएंगे क्या, देखिए ठंडे में तो ये क्या होता है, ठंडे में नहीं झुलसता, लेकिन गर्म करने पर झुलस जाता है, अर्थात इसको हम गर्म कराएंगे। जब इसको गर्म कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका 6C, ठीक है। ये तो ये हमारा कालापन, मतलब कि ये कार्बन के 6 अणु एक जल जाता है, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, जल जाएगा और कार्बन यहाँ पर निकल के आएगा। और इधर आपका बन के क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 6H2O प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये जो 6C है ये मतलब कि कार्बन हो गया, कार्बन मतलब यहाँ पर कोयला, ठीक है, जल गया। तो ये आपका यहाँ पर कार्बन के रूप में काला काला निकल के आता है, ठीक है, रिएक्शन में। और वही यहाँ पर बताया गया है कि ये ठंडे में नहीं झुलसता है, परंतु गर्म करने पर काला हो जाता है पूरा ये माल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा, आपको यहाँ पर ग्लूकोज की पहचान आप कर लेंगे इस प्रकार से। आप सुक्रोज की पहचान करना कैसे करना, मतलब दोनों में अंतर बताना है, तो पहचान ही तो है। तो देखिए सुक्रोज सांद्र H2SO4 के साथ ठंडे में झुलसकर काला हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था, जो ग्लूकोज था ये ठंडे में क्या होता है, नहीं झुलसता, ये गर्म करने पर झुलसता है। लेकिन जो आपका सुक्रोज है ये ठंडे में भी झुलस जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए इसको कराते हैं इस रिएक्शन को। तो पहले सुक्रोज का देखिए फार्मूला, यानी कि शक्कर का फार्मूला क्या होता है, शक्कर यानी कि C12H22O11, ठीक है, ये शक्कर हो गई। अब इसको हमें फिर से क्या लेना, H2SO4 यहाँ पर सांद्र है ना, H2SO4, और इसको आप यहाँ पर ठंडे में भी कर सकते हैं। तो ठंडे में भी यहाँ पर क्या होगा, ये झुलस जाएगा, यानी कि जल जाएगा। तो इसमें बनेंगे क्या, टोटल 12 कार्बन परमाणु बनेंगे, और ये भी आपका यहाँ पर क्या होगा, कालापन हो जाएगा।
और बाकी की चीज़ यहाँ पर क्या बचेगी, तो यहाँ पर बचेगा क्या, नीचे आप लिख दीजिए इसमें, तो यहाँ पर बचेगा इसमें आपका 11H2O, ठीक है। जितने परमाणु ज़्यादा है उतने तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 11H2O प्लस यहाँ पर H2SO4, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर इतना बन चुका है। तो यही हमने देखिए दोनों में H2SO4 लिया था, ये गर्म में भी आपका रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ये गर्म में नहीं कर पाता, ये ठंडे जगह में भी आपका ये काला हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर करने की एक रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, विटामिन ए का अणुसूत्र क्या है, इसकी कमी से इससे क्या हानि होती है। तो इसकी कमी से हमें यहाँ पर देखिए हानि को बताना है, और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कमी, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में, तो विटामिन ए का अणुसूत्र बताना है और इसकी कमी से क्या हानि होती है, यानी कि हमें क्या इससे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर है कि विटामिन ए का अणुसूत्र होता है आपका C20H29OH। ये क्या है, विटामिन ए का सूत्र है, और इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मतलब शरीर बढ़ता नहीं है, ठीक है, वृद्धि रुक जाती है, और इसकी कमी से आपका रितौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता था, बाकी अणुसूत्र आपको शायद ना पता रहा हो, तो आपका ये सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और बाकी इसकी कमी से शरीर की जो है मतलब जो वृद्धि है ना वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन भैया आपको इस चैप्टर से जो मैंने आपको बता दिए सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा यार, पीडीएफ मैं अभी थोड़ा सा नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें और भी मैं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ। बाकी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप लोग सारी चीज़ें ज्वाइन बस कर लीजिए। मैं आपको जैसे ही खाली हो जाऊंगा सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एकदम भर दूंगा वहां पर, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बाकी आप तैयारी करिए अभी। चलिए पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपको मैं एक चैप्टर के माध्यम से इस प्रकार से एक चैप्टर क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।